the importance of agriculture and many ways by which we are able to get organic agriculture. So we will pay our honor to invite him with respect and his team to the stage to start this seminar. And definitely this seminar will give you some important points that will be noticed in your future, how you can make your agriculture more important or more beneficial for you. So please. बच्चों, मेरा नाम राहुल जवान है और मैं पहले भारतीय सेना में था, इंडियन आर्मी में। हम आज क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, आपको बताया सर ने अभी। आप देश का भविष्य हैं। आने वाले समय में देश की बागडोर आप लोगों के हाथ में आने वाली है। कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई एग्रीकल्चर अधिकारी बनेगा और कोई हाईटेक फार्मिंग भी करेगा। हमारी जो कंट्री है वो कृषि प्रधान है, तब हमारा जो मेन बिजनेस है भारत का वो है एग्रीकल्चर। आपको लगता होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो सकता है, फैक्ट्रियां बिजनेस हो सकती हैं। वो हमारा व्यवसाय नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं है। भारत का व्यवसाय इतना शानदार है कि इससे किसी भी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता। पूरी दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं, वो तेल का बिजनेस हो, गाड़ियों का बिजनेस हो, किसी भी चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, उसमें नुकसान है। लेकिन हमारे देश में ऐसा बिजनेस है जो इको फ्रेंडली है। हम एक दाना डालते हैं, हम एक दाना डालते हैं जमीन में, वहां से 1000 दाने निकलते हैं और इससे किसी को नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये हमारा बैड लक है कि एग्रीकल्चर में हम बहुत पीछे हैं आज। अब आप एग्रीकल्चर तो करते नहीं, तो फिर अंकल आपको क्यों समझा रहे हैं? आपके घर में सभी की एग्रीकल्चर होती है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके यहाँ पे खेती नहीं होती घर पे। आज जितने हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, नए नए बीमारियां देखी होंगी आपने बच्चों में। बहुत सारे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं, बहुत सारे बच्चों को सर में दर्द हो जाता है। स्कूल में आप लोग क्या बोलते हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट मांगते हैं बीच में इमरजेंसी में। उसका कारण है हमारे खेतों में बहुत सारे ऐसे पॉइजन का इस्तेमाल हो रहा है जिसका हमारे किसानों को नहीं पता है। आज हम बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग पे और इन्वायरमेंट पे, और आज जो चल रहा है फार्मिंग में उस पे। हमारे यहाँ पे नेचर में जो खेती स्टार्ट हुई पूरी दुनिया में, वो 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ। 10,000 साल पहले जब खेती स्टार्ट हुआ, उस खेती में, खेती किसको बोलते हैं? किसी भी एक लैंड पे किसी भी एक इंसान के द्वारा बहुत सारे बीजों को एक साथ उगाना और उनका उपयोग अपने स्वास्थ्य के लिए करना, वो खेती कहलाता है। इसके कई सारे रूप हैं एग्रीकल्चर के। आते आते ये होते होते क्या हुआ कि ये मार्केट में हाथ में चला गया, कंपनियों के हाथ में, और कंपनियों ने हमें जहर देना स्टार्ट कर दिया, स्लो पॉइजन, कि आप फसल पे कीड़े के लिए ये मार दो, बीमारी आ गई तो ये दवा, पूरे वर्ल्ड में जाकर के। तो हमारा जो मेन है, ये जो आपका वीडियो है, ये किसान कार्यशाला एक यूट्यूब चैनल है। आप गूगल में राहुल जवान भी लिखेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो आपको मेरा पूरा डाटा मिलेगा। वहां आपकी सारी वीडियोस अपलोड होंगी। 10,000 साल पहले हमने खेती करना शुरू किया, और पिछले, मैं तेज तो नहीं बोल रहा, थोड़ा स्लो बोलूं, ठीक बोल रहा हूं, पिछले 200 सालों में हमने इस पृथ्वी का जितना नुकसान किया है मनुष्य ने, उतना नुकसान आज तक कभी किसी प्रजाति ने इस पृथ्वी पे नहीं किया। हमने 90% से ज्यादा कोयला वो यूज कर लिया, हम कर चुके हैं। पेट्रोलियम हमने 90% के आसपास खींच लिया है धरती से, बचा नहीं है। अगर हमें अवेयरनेस नहीं आई और हम लगातार इसी तरह करते रहे, तो केवल अगले 60 ईयर का भोजन इस पृथ्वी के ऊपर अवेलेबल है। उसके बाद टोटल जमीन बंजर हो जाएगी इस धरती की, और किसी भी कंट्री में कुछ भी उगेगा नहीं, और इंसान खाना और पानी के बिना नहीं रह सकता है। गाड़ी के बिना चलेगा, मकान के बिना चलेगा, कपड़े के बिना भी चलेगा, मगर खाने और पानी के बिना नहीं चलेगा।
और पानी भी हमने लगभग पूरी लैंड पे, पूरी धरती के ऊपर केवल 33% पानी बचा है ओनली, जो यूज करने योग्य है, जिसे हम खेती में यूज कर सकते हैं या हम पी सकते हैं। अब इतने बड़ा नुकसान है, लेकिन इस पे अवेयरनेस नहीं है लोगों को। आज भी हम लगातार इसका नुकसान करते जा रहे हैं। प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनता है और पेट्रोलियम समुद्र से निकलता है, और प्लास्टिक डिकम्पोज भी समुद्र के अंदर ही होता है 20 से 50 मीटर नीचे। लेकिन इतनी सारी प्लास्टिक को वहां पे लेके कैसे जाएं? अभी तक इस धरती पे प्लास्टिक को डिकम्पोज करने का कोई बैक्टीरिया नहीं बनाया कुदरत ने, क्योंकि प्रकृति ने हर उस चीज को डिकम्पोज करने का बैक्टीरिया बनाया है जो प्रकृति ने बनाई है, नेचर ने बनाई है। जैसे हमें नेचर ने बनाया है, जब हम डेड हो जाते हैं तो हमारी बॉडी को डिकम्पोज कर देती है नेचर। ऐसे प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है। ये जो प्लास्टिक है ये नेचर ने नहीं बनाया, ये ह्यूमन ने बनाया, और इसको डिकम्पोज यानी कि डिसोल्व करने का कोई तरीका नहीं है। प्रकृति का एक नियम है कि जो चीज जमीन पे यूज हो गई और वो जमीन पे गिरी तो वापस से अंदर कुछ कीड़े मकोड़े, फंगस और बैक्टीरिया मिल करके उसको वापस से पृथ्वी के अंदर मिला देते हैं ताकि वो रीयूज हो सके, रिसाइकिल हो सके। मगर इसका रिसाइकिल नहीं होता है। आज हम लोग शादियों में जाते हैं, पानी पीते हैं, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आइसक्रीम के कप, आइसक्रीम की स्पून, खाने की स्पून, प्लास्टिक की प्लेट। सिंगल यूज प्लास्टिक आप लोगों को बंद करना है, क्योंकि ये एक बार आपका गिलास आपने पानी पिया और जमीन पे फेंका, आने वाले कम से कम 500 साल करते करते बहुत ज्यादा प्लास्टिक का पोल्यूशन इस पूरी दुनिया में हो रहा है। उसको अवेयर कोई कम्युनिटी फोर्स करके या कोई गवर्नमेंट फोर्स करके आपको नहीं रोक सकती। प्लास्टिक के इतने नुकसान है कि जब ये प्लास्टिक फूकता है तो इससे बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 निकलती है, और ये सब ऊपर जाकर के जो हमारा सांस लेने वाला जितना भी सिस्टम है, इकोसिस्टम, उसको डिस्टर्ब करता है। और लोगों को भी अवेयर करना है। नंबर 2, एक तो हो गया खाना, एक हुआ पानी, एक हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? हवा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन मिलती है हमें पेड़ों से। काट दिया, पेड़ नहीं है तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं है तो खेती नहीं होगी, और खेती नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। तो पेड़ों से पानी भी आता है। और जन्मदिन होते हैं घर पे, तो हम बर्थडे में क्या करते हैं? हमारे घर में जो केक आता है वो एक बॉक्स में आता है, देखा आपने बॉक्स कागज का? आपके जन्मदिन पे उससे निकलता है एक मटेरियल जिसका लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बनता है कागज। तो जन्मदिन पे हमें खुश होने के लिए हम एक पेड़ की बलि दें या एक पेड़ को मार दें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, नेचर के हक में नहीं है। और नेचर हर चीज को नोटिस करती है। आप उसको गॉड कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, वाहिगुरु कह सकते हैं, जीसस कह सकते हैं, व्हाटएवर, जिस तरीके से भी आप उसको मानते हैं। 5 चीजों से हमारा शरीर मिलकर बना है। वो पांचों चीजें आपकी हर हरकत को नोटिस करती हैं। आप जो भी करते हैं लाइफ में उसका रिजल्ट आपको आएगा ही आएगा, थोड़ा लेट आएगा तो ज्यादा और ज्यादा मिलता है, वो अच्छे का हो या बुरे का हो। तो खाली एक बर्थडे का केक बनाने के लिए हमने एक अच्छे खासे छोटे पेड़ का बलि दे दिया, उसको मार दिया, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई मुझे मार दे, अपने 100 पेड़ बनाते हैं, इनमें से कितने बच्चे हैं जो अपने जन्मदिन पे पेड़ लगवाते हैं मम्मी पापा से? आपके स्कूल में 2 बच्चे हैं, आने वाला है तो मानवी जो है वो 12 साल की हो जाएगी। हमारे घर पे 12 पेड़ जामुन के तैयार किए हुए हैं हमने, और 2 पीपल के पेड़ हैं। ये मानवी के जन्मदिन पे प्लांटेशन होंगे। आपने करना ये है अपनी, लेकिन बैलून मत लेके आइए, वो प्लास्टिक है। आप उसको 2 सेकंड के लिए केवल फोड़ते हैं और कितना पोल्यूशन वो करता है। उसका रिसाइकिल यूज है ही नहीं, वो आपके डस्टबिन में जाएगा, वहां से धरती में जाएगा और पृथ्वी को खराब करता है। खाली इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा। हमने जो नेचर को मारा, अब नेचर हमें मार रही है, तो हमें नेचर के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है। अगर आप टीचर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो टीचर आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, और फिर व्यवस्था खराब हो जाएगी, फिर आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार हमें नेचर से बैलेंस बना के रखना है। तो आप अपने जन्मदिन पे अपने मम्मी पापा को कहिए कि सरकारी यहाँ पे नर्सरी है, वहां से बहुत सस्ते में आपको 10-15 रुपए का एक पौधा मिलता है। और जिले में बहुत सारे ऐसे बैरल लैंड हैं जो गवर्नमेंट के हैं,
जिनको गवर्नमेंट ने पेड़ लगाने के लिए ही खाली किया हुआ है। अगर कोई 12 साल का बच्चा है तो 12 पौधे लेकर के आप वहां पे प्लांटेशन कीजिए। एवरी संडे मम्मी पापा को लेके जाइए, वहां आसपास से पानी लेकर के दीजिए। जब आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपको खुशी मिलेगी कि ये पेड़ मेरे जन्मदिन पे लगाए हुए हैं। अगर हम 80 साल जिए और हमने अपने जन्मदिन पे 200 से 250 पौधे पूरे साल, पूरी जिंदगी में लगा दिए या वो चल गए, तो आप अपने साथ साथ अपने जैसे उन लोगों को जिनको अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन देंगे, जीवन दान देंगे। कम से कम जितने साल के आप हैं उतने पौधे जरूर मम्मी पापा से बोल के आप प्लांटेशन करवाइए, चाहे अपने खेत पे करवाइए, नहर पे करवाइए या बैरल लैंड पे करवाइए। बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो बैरल पड़ी हुई हैं। ये अवेयरनेस आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मम्मी पापा का टाइम भी निकल रहा है और हम कितने साल चलेंगे अभी, और 40 साल। लेकिन आने वाला टाइम आपका है, ऑक्सीजन आपको चाहिए, सांस आपको लेनी है। एसी भी बेटा तब काम करता है जब वातावरण में ऑक्सीजन होगा। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो एसी अंदर कुछ देगा नहीं आपको, वो हीट होकर ब्लास्ट हो जाएगा। मेरी बातें समझ आ रही हैं? इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं करना है, पानी को खराब नहीं करना है। आप लोग बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए, पानी चलता रहता है, वेस्टेज होता रहता है। मम्मी को भी बताइए कि कपड़े धुलने में उतना पानी यूज कीजिए जितने की आवश्यकता है, नहाने में उतना ही पानी लीजिए जितने की जरूरत है। भारत में कितने ऐसी जगह पे हैं जहां मैं गया हूं, आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैं आपको मिलूंगा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, वहां पीने के लिए पानी नहीं है और हम इतना अच्छा पानी इसको खराब करते हैं। पानी को बचाना, प्रकृति को बचाना है, अपने आप को बचाना है। आज हमारे जो ग्लेशियर्स हैं बहुत बड़ी तादाद में धीरे धीरे पिघल रहे हैं। मैं लद्दाख में पोस्टिंग रहा हूं, जब मैं फौज में था तो 2006 से 2009 तक मैं लद्दाख में पोस्टेड था। सुना है आपने सियाचिन ग्लेशियर? लद्दाख -डिग्री टेम्परेचर चलता है वहां पे। ग्लेशियर धीरे धीरे डे बाय डे खराब, मतलब पिघल रहे हैं हीट के कारण। अगर ये सारे ग्लेशियर्स पिघल गए, खत्म हो गए, तो आप और हम जिंदा नहीं रहेंगे, पानी नहीं मिलेगा हम लोगों को पीने के लिए। अब वापस आते हैं उसी चैप्टर पे। तो हमने खेती में भी बहुत सारे ऐसे नुकसान किए। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम तो हरी सब्जी खाते हैं, हम तो पनीर खाते हैं, फिर हमें इससे बीमारियां कैसे हो सकती हैं? खेती 3 तरीके का होता है। एक होता है नेचुरल फार्मिंग, हमने बीज डाल दिए, नेचर ने जो उसमें उगाया वो बाहर निकला और हमने उससे खा लिया। एक होता है जैविक खेती, जिसमें हम अपने द्वारा बनाई गई चीजें जो जैविक हैं, बिना रसायन की हैं, बिना जहर की हैं, वो खेतों में डालते हैं और खेतों में डालने के बाद उससे जो निकलता है उसे हम खाते हैं। ये आपकी बॉडी के लिए और हमारे नेचर की जमीन के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद आता है केमिकल फार्मिंग। ऐसे फर्टिलाइजर जो हम बाजार से ला रहे हैं जिनमें पॉइजन है, हम उनको अपनी जमीन में डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो खाने की गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ फूड, वो खत्म हो जाती है और फिर वो हमारे शरीर में जाके बीमारी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, मोमो और केवल इन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाएं, घर का बना हुआ खाना, ग्रीन सैलेड, फ्रूट्स ना खाएं, तो आप देखोगे कि 2 से 4 साल के अंदर ही आप सब लोग बीमार पड़ चुके हैं। लीवर फैटी हो चुका है, स्टमक खराब है, फ्रेश नहीं हो पा रहे, चेहरे पेट में वो जो खाना गया है वो पचता नहीं है। पचाने के लिए गट्स में बैक्टीरिया और एसिड्स होता है जो इनकी वजह से कम हो चुका है। तो ज्यादातर फूड हमारी बॉडी में फिक्स हो रहा है फैट के रूप में, ना कि वो हमारी बॉडी में अंदर जाकर के डिसॉल्व हो रहा है। अगर डिसॉल्व होगा तो हमारी मसल्स में जाएगा, ब्लड बनेगा, लेकिन ज्यादातर फूड हमारे यहाँ पे अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, फंसा हुआ है। फंसने के कारण उससे वो अंदर सड़ता है, फिर बहुत सारी बीमारियां आती हैं। इसीलिए आपको मैदा और मैदा से बनी चीजें खाने के लिए मना किया जाता है। ये सीधे सीधे पॉइजन है बेटा, सीधे पॉइजन, डायरेक्ट। इसका जो पता चलता है वो 2, 4, 5 साल के बाद पता चलता है। मेरी बातें थोड़ा समझ में आ रही हैं? अब ऐसे ही खेती में हो रहा है।
हम जो रासायनिक फर्टिलाइजर बाहर से आपने सुना होगा, यूरिया, डीएपी, पोटास और बहुत सारे पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, प्रकृति का एक नियम है। ये मिट्टी कैसे बनी? आप एक हाथ में पत्थर का चूरा, स्टोन की डस्ट, और एक हाथ में कंपोस्ट, पत्ते, उसके अंदर बैक्टीरिया, वो आप ले लीजिए। जब आप वो लेंगे और दोनों को मिलाएंगे तब बनती है मृदा, वरना तो है मिट्टी। प्रकृति का सिस्टम ये है नीचे जमीन में कि पत्थरों के चूरे और जमीन के वेस्ट, चलने फिरने वाले जीव और ना चलने फिरने वाले जीव, यानी कि हम लोग, पेड़ पौधे, इनका जितना भी वेस्ट है वो जब जमीन में जाता है, और ये डिकम्पोज होता है, सड़ता है, फिर वहां पे जीवन की शुरुआत होती है। हम जो भी बीज या पौधा अपने घर में गमले में लगाते हैं, आपने देखा होगा वो चलता नहीं है, सूख जाता है कुछ समय के बाद। उसका कारण है जमीन के अंदर जीवन का ना होना। तो ये प्रकृति में बहुत अच्छे से सिस्टम है कि जो अंदर हमने डाला, बीज डाला, वो जमा, बड़ा हुआ, प्रकृति ने उसका एक सिस्टम बनाया हुआ है, बड़ा हुआ, हमें फल दिया। अब जो उसका वेस्ट है वो हमने मिट्टी में मिला दिया, वापस से नए पौधे के लिए भोजन मिल गया। हम लोगों ने क्या किया, 1960 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें केमिकल की सिफारिशें की गई। हमारी कंट्री में उस समय खाना खाने की समस्या थी, भोजन नहीं था हमारे पास। कारण था हमारे देश में नहरों का ना होना। देश आजाद हुआ था और हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं थी, लाइट के कनेक्शन नहीं थे आज की तरह। तो उस समय में किसान बहुत कम जमीन को पानी दे पाते थे। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ देश के अंदर पानी भी आया। जब देश के अंदर पानी आया तो पानी के साथ साथ अमेरिका की निगाह हमारे देश पे पड़ी, और अमेरिका ने कहा कि मैं आपको बीज तब दूंगा अच्छी वैरायटी के जब आप मेरा जहर खरीदेंगे, मेरी रासायनिक दवाइयां खरीदेंगे। उस समय में उन्होंने कहा कि कभी कभी प्रयोग करना है, और हमारे किसानों को नेचुरल फार्मिंग से लेके जाया गया केमिकल फार्मिंग की तरफ। जब हमने वो डाला, आप पहली बार जब पिज्जा खाते बड़ा मजा आता है, फिर दोबारा मन करता है मम्मी पिज्जा मंगवा लो, फिर तीसरी बार मन करता है मम्मी पिज्जा मंगवा लो। अगर मम्मी पापा ये कह दे कि बेटा जितना चाहे उतना पिज्जा खाओ, तो मेरी गारंटी आप 30 के 30 दिन पिज्जा खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे जाके। तो मम्मी पापा को ये सोचना था उस समय में कि पिज्जा बच्चों के लिए नुकसानदायक है, मोमोज बच्चों के लिए नुकसानदायक हैं, उनको फ्रूट्स भी चाहिए। तो जब किसानों को उस समय पे रासायनिक फर्टिलाइजर डलवाए गए, वहां पे रिजल्ट बहुत अच्छा आया, क्योंकि जमीन में पहले ऑलरेडी बैक्टीरिया, फंगस बहुत ज्यादा थे। हमारी जमीनों में केमिकल गया नहीं था। जो शुरू के 1 महीने बच्चा पिज्जा खाएगा ना, उसके पेट में पच जाएगा, लेकिन 1 महीने के बाद पिज्जा पचेगा नहीं। ऐसे ही जमीनों में जो रासायनिक फर्टिलाइजर हमारे डाले गए, उन्होंने पूरी जमीनें बर्बाद कर दी। उसका कारण था इसका फिक्सेशन। जैसे पूरा मैदा आपके पेट में नहीं पचता, ग्लूटोन के रूप में आपके हाथों में चिपक जाता है अंदर, उसी तरीके से पूरा रासायनिक फर्टिलाइजर जमीन के अंदर नहीं जाता है। वो 8 हिस्से पड़े होते हैं। उन्होंने टॉक्सिसिटी बढ़ाई और करते करते जो जमीन का स्ट्रक्चर था वो खराब कर दिया। जब जमीन का स्ट्रक्चर खराब हो गया तो जमीन बीमार हो गई। जमीन है मां और पौधा है बच्चा। जब मां बीमार है तो बच्चा ऑटोमेटिक बीमार ही पैदा होगा। उस बीमार फसल का खाना हम खा रहे हैं, इसीलिए हम बीमार हो रहे हैं। तो जमीनों में रासायनिक फर्टिलाइजर ना डाल के गाय के गोबर से, सरसों की खली से, गुड़ से, दही से, कंपोस्ट खाद से, वर्मी कंपोस्ट से, शुगर मिल का वेस्टेज प्रेसमट से और क्रॉप्स रेजिड्यू, जितना भी फसलों का अवशेष बचा, उसको वापस से मिट्टी में मिलाने से ये जमीन हमारी स्वस्थ होती है। यही चीजें हम गांव-गांव जाके किसानों को समझाते हैं। आज अपने घर जाना, अपने पापा को बोलना कि किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल को देखो, उसमें हम लोग पूरी फार्मिंग सिखाते हैं कि कैसे बिना जहर की खेती करनी है। अब धीरे धीरे जमीन आज इस स्थिति में आ गई है कि जमीन को जन्म देने के लिए, किसी भी पौधे को बड़ा करने के लिए, एक स्वस्थ आपको फल देने के लिए उसको 2% बायोमास कार्बन की जरूरत होती है। बायोमास कार्बन क्या होता है?
शुद्ध रेत के अंदर जब 2% हम कंपोस्ट खाद यानी कि पत्ते, घर का कचरा, गोबर की खाद, मील का प्रेसमेड, फसलों के अवशेष, गोबर, खली, ये सब चीजें मिलाते हैं तो ये 2% होना चाहिए आपकी मिट्टी में। आज जो भारत की स्थिति है, मुझे क्यों आना पड़ा आपके सामने, आप बहुत छोटे हो इस लेवल पे समझने के लिए, लेकिन आपको जब घर जाके इसको गूगल करोगे तो सब समझोगे आप लोग। आपके अंदर एक इंटरेस्ट जगाना है नेचुरल फार्मिंग को लेकर के, नहीं तो पता नहीं चलेगा नेचुरल फार्मिंग है क्या। इस पूरे जमीन को, स्ट्रक्चर को सही रखने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। आज जमीन का बायोमास कार्बन जो 2% था कभी भारत में, आज वो 0.30 है। और अगर ये घट करके, क्योंकि हम जमीन में वो डालते ही नहीं है, ना गोबर की खाद डालते हैं, ना सरसों की खली डालते हैं, ना हरी खाद बोते हैं, हम रासायनिक खादों पे निर्भर हो चुके हैं। आपके घर में जिनके यहाँ पे खेती होती होगी वहां सब शीशियां मिलेंगी रखी हुई दवाइयों की, वो पॉइजन है, जहर है। जहर डालने से जहर ही उगेगा। तो आज हमारा बायोमास कार्बन 0.30% हो चुका है घट के। अगर ये 0.20 से नीचे गया तो फिर जमीन में कुछ भी उगना बंद हो जाएगा, और अगर कुछ भी उगना बंद हुआ तो हम खाएंगे कहां से। तो आज इस बायोमास कार्बन को उठाने की आवश्यकता है। वो केवल आपका जहर मुक्त खेती से संभव है। जैसे जैसे बायोमास कार्बन बढ़ता है वैसे वैसे फल की गुणवत्ता बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ फूड। आपको 6 केले खाने की जरूरत नहीं है, आप 1 केला खाएंगे तो 6 केले की ताकत आएगी। आज अगर हम 12 केले खा रहे हैं तब 2 केले की ताकत है उसके अंदर। आप जो फूड खा रहे हैं 90% पॉइजन है। बाजार का पैकेट फूड मत खाइए, चाहे वो चिप्स हो, कोई भी चीज आप मार्केट में जा रहे हैं, घर का खाना खाइए, मम्मी का बना हुआ, और उसके साथ भी आप सैलेड खाइए, फ्रूट खा के स्कूल आइए। ज्यादातर बच्चे फ्रूट नहीं खाते। अगर आप ये नहीं करेंगे आने वाले टाइम में आप बीमार हो जाएंगे, और जो बीमार आदमी होगा वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा, ना वो अच्छी जॉब कर पाएगा, ना अच्छे सेक्टर में जा पाएगा। मोटी मोटी क्या चीजें समझ में आई? बर्थडे पे केक जो लाना है उसको अपने घर से कोई ऐसा चीज लेके जाना है जिसे बार बार हम रीयूज कर सकें, ठीक है? गत्ते के पैकेट में नहीं लाना है, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करना है, बैलून्स नहीं लाने हैं, बहुत नुकसानदायक हैं। घर का खाना खाना है, बाजार का नहीं खाना है। और मार्केट में जाकर के जब आप सब्जियां लेने जाते हैं मम्मी के साथ तो जाया करो, बहुत जरूरी है, आपको पता चलेगा। जितनी भी ज्यादा चमकदार सब्जी हो उसको कभी मत खरीदना, उस पर उतना ही ज्यादा पॉइजन पड़ा हुआ होता है। अब बात आती है कि पॉइजन को हम निकालेंगे कैसे? खाना तो पड़ेगा, अभी तो एकदम से सुधर नहीं सकते। एक आता है आपका मीठा सोडा, मम्मी को पता होगा, घर जाके पूछना। आप जब भी कोई बाजार से सब्जी या फ्रूट लेके आते हैं, अगर आपने मीठे सोडे में 1 लीटर में 1 स्पून, खाने वाला बड़ा टीस्पून 20 ग्राम डाला और घोल दिया, तो जैसे ज्यादा सब्जी है तो 5 लीटर पानी में, 10 लीटर पानी में कर लो आप। उसके अंदर सब्जियां डुबो दो। आपके अंगूर हैं, मैंगो है, कोई भी फ्रूट ला रहे हो, वेजिटेबल ला रहे हो, वो उसमें डाल के 20 मिनट आपने छोड़ना है। 20 मिनट के अंदर ये उसके अंदर जो पॉइजन है ये इस पॉइजन को सक कर लेता है। कितना? लगभग 90% पॉइजन उससे निकल जाएगा बाहर। उसके बाद आपने इसको 2-3 बार सब्जियों को अच्छे से धुलना है और फिर यूज करना है। समझ में आई बात? ये पॉइजन निकालने का एकदम निंजा फार्म टेक्निक है। अगर आपको सफल होना है जिंदगी में, कुछ बनना है लाइफ में, तो बेटा 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले खुद से पूछना है कि मैं स्कूल पढ़ने क्यों जा रही हूं या जा रहा हूं। स्कूल का मतलब होता है एक ऐसा विद्या का मंदिर जहां पे गुरुओं, हमारे गुरु हैं जो हमें अच्छा बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनके रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है, जो आज हम नहीं करते। घर जाके शिकायत करते हो, मम्मी मेरे को टीचर ने ऐसे बोला। मम्मी बोलती है अच्छा ऐसे बोला, फोन लगाओ। हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को ऐसा बोलने की? ये गलत बात है। वो आपकी दूसरी माँ है स्कूल में, वो आपके लिए जो करेंगी वो अच्छा करेंगी।
आप लोग घर जाके मम्मी से शिकायत करते हैं टीचर की। ये फेलियर का पहला सीढ़ी है। जितने बच्चे घर जाके टीचर की शिकायत करते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते जिंदगी में, याद रखना मेरी बात। अगर टीचर आपको कुछ कह रही हैं, समझा रही हैं और आपको बुरा लग रहा है तो आप कोऑर्डिनेटर के पास जाइए, प्रिंसिपल मैम के पास जाइए, वो आपकी काउंसलिंग करेंगी, आपको समझाएंगी। मम्मी पापा नॉट सॉल्यूशन। आप पीटीएम में आते हो, होमवर्क नहीं करते, काम नहीं करते, टीचर ने डांट दिया, नंबर कम दे दिए, मम्मी पापा को जाके बोल दिया मैडम मेरे से चिढ़ती है, मेरे को नंबर नहीं देती, और मम्मी पापा आकर के गंदा व्यवहार करते हैं टीचर के साथ। कल आप भी टीचर बनोगे। सुनो मेरी बात बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं करना है। अगर हमारे मम्मी पापा हमारे टीचर से जाके लड़ते तो आज मैं आपके सामने यहां स्टेज पे खड़ा नहीं होता। उल्टा हमें घर से 2 थप्पड़ लगते थे कि टीचर ने मारा है तो ठीक ही मारा होगा। तो सबसे पहले अनुशासन। अनुशासन क्या है? अनुशासन यह है कि चाहे कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, टाइम से उठना, टाइम से सोना। जितना ज्यादा मोबाइल में समय बिताओगे उतना ज्यादा जिंदगी में परेशानी झेलनी पड़ेगी आगे चल के बच्चों। ये मोबाइल की रील्स आपके लिए नहीं है, ये हमारी उम्र में आने के बाद यूज करने के लिए है। आप अभी नया पौधा हो, आपको बिल्ड होना है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहे हैं, ये बहुत गंदा खेल है। हमारे मम्मी पापा ने उसलिए नहीं भेजा हमें यहाँ। वो आप पे प्राउड फील करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं। अगर आपके मम्मी पापा आपका भरोसा तोड़े तो आपको कैसा लगेगा? आपने बोला डैडी मुझे परसों ना मेरे दोस्त के बर्थडे में जाना है, गिफ्ट चाहिए, और मम्मी पापा 0 टाइम में मना कर दें तो कि मैं गिफ्ट के पैसे नहीं दूंगा, इंसल्ट होगी कि नहीं? ऐसे ही हमने मम्मी पापा का भी इंसल्ट नहीं करना है। स्कूल आना है पढ़ाई करने के लिए। आपको पता है हमारे टाइम में ट्यूशन उनका लगता था जो बच्चे पढ़ने लिखने में एकदम गधे होते थे। आज ट्यूशन फैशन बन गया, बिना ट्यूशन के आप लोग चलते ही नहीं हो। स्कूल में टीचर से क्वेश्चन पूछो। आप स्कूल में आते ही इसलिए हैं बेटा, अभी आप लोगों की उम्र है 8 साल से 12 साल 14 साल। अगर अगले 8 से 9 साल आप लोगों ने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाले जो आपके 90 साल होंगे वो बहुत दिक्कत में गुजरेंगे। जैसे आपने अपनी रिश्तेदारी में या गांव में देखा होगा, बहुत लोग ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, ना वो अच्छा खाना खा पाते हैं, ना उनके पास कुछ गाड़ी है, ना पूरी बेसिक सुविधाएं हैं, ना एसी है घर में। तो हमें चुनना है हमें किधर जाना है। अनुशासन में रहना है, टीचर की बात सुननी है, ठीक है। डिसिप्लिन, स्कूल बस में आ रहे हो एकदम स्ट्रिक्ट। आप लोग आर्मी की इज्जत क्यों करते हैं? डिसिप्लिन होती ना आर्मी, आपको भी डिसिप्लिन में रहना है। आर्मी में हमें सिखाया जाता है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, बस हमने उनको फॉलो करना शुरू किया। आज बहुत लंबा सेशन नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा सेशन करके चलेंगे। मैं दोबारा आता रहूंगा स्कूल में। मेरी बातों से क्या क्या समझ में आया? नंबर 1। नंबर 2, सिंगल यूज प्लास्टिक और पेपर का ज्यादा इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। आप बचो, कोई बचे ना बचे, आपको अपने आप को बचाना है कि नहीं मैं एक गिलास है मेरे पास, किसी शादी में गए, उसको हाथ में रखो लेफ्ट हैंड में, जब भी प्यास लगे उसी से पानी पियो। 10 गिलास मत खराब करो। अभी आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, वो गिलास फेंक दिया, नहीं उसको धुल के फिर लेफ्ट हैंड में ले लो। अगर कोई पूछता है कि हाथ में गिलास लेके क्यों घूम रहा है, बोला अंकल मैं आपकी तरह 10 गिलास खराब करके मेरे भविष्य को बर्बाद नहीं करूंगा। ये गिलास डिजोल्व नहीं होता है नेचर में, इसीलिए मैं एक गिलास से पूरी शादी में जब मैं जाऊंगा वापस तब इसको डस्टबिन में डाल के जाऊंगा। तो एक आदमी कम से कम पूरी शादी में 10 गिलास खराब करता है। अगर 1000 आदमी उस शादी में आए तो 10,000 गिलास हम लोगों ने वहां पे खराब करके डाल दिए, जबकि काम 1000 गिलास से चल सकता था। मेरी बातें समझ आ रही हैं? अपने जन्मदिन पे मम्मी पापा को बोलो कि अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो मेरे बर्थडे पे पेड़ लगाइए। अगर किसी के पास पेड़ खरीदने के पैसे नहीं है तो मुझे कॉल करवाना, मैं यहाँ सरकारी नर्सरी है वहां से फ्री दिलवाऊंगा। बहुत कॉस्टली नहीं आते बेटा, 15 से 20 रुपए का आता है, तुम्हारा एक दिन का चॉकलेट से कम का है। बर्थडे साल में एक बार आ रहा है, रोज तो आता नहीं है। तो अपने बर्थडे पे कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा जितने साल के आप हैं उतने पौधे बैरल लैंड पे लगाइए।
इन पेड़ों से ऑक्सीजन आएगी, आपको फीलिंग आएगी ये मेरे लगाए हुए हैं, मेरे लगाए हुए हैं। उन पे जाओ, संडे में पानी दो, तो नेचर से कनेक्ट रहोगे आप लोग। उसके बाद घर में भी डिसिप्लिन से रहना है। मोबाइल फोन जितना यूज करोगे उतना आप नुकसान उठाओगे। मम्मी से, टीचर से तेज आवाज में बात नहीं करना है। तेज आवाज में बात करके आप मम्मी और टीचर को इस समय तो चुप कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्कूल की चार दीवारी से और घर की चार दीवारी से बाहर निकलेंगे और जब आप जंगल में पहुंचेंगे, जंगल मतलब ये दुनिया एक जंगल है, वहां आपका बहुत जल्दी शिकार हो जाएगा और आप फेलियर कहलाएंगे आगे चल के। जिसके पास डिसिप्लिन नहीं होता वो कभी सफल इंसान नहीं बन सकता। सबका रेस्पेक्ट करो, परिवार का रेस्पेक्ट करो। अगर मम्मी पापा नेगेटिव बात करते हैं, ताऊ जी से बात नहीं करना, उसको नमस्ते नहीं करना, बोलो मम्मी इन चीजों में कुछ नहीं है, वो मेरे ताऊ जी हैं, मैं नमस्ते करूंगा। वो आपका फर्ज है, सेल्फ डिसिप्लिन है। टीचर की घर जाकर के झूठी बुराई नहीं करना है आप लोगों ने। होती है इसीलिए बता रहा हूं। टीचर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पढ़ाने के लिए ड्रेस पहन करके आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक खड़े हैं। आप टीचर को जाकर के सोचते हो मम्मी ने टीचर को डांटा, मजा आ गया। बेटा ये मजा नहीं है। आप जीवन में कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन सकते, बड़े आदमी नहीं बन सकते। फेलियर बनना है तो ये सारी गलतियां करनी है, सक्सेस बनना है तो ये गलतियां नहीं करनी है। कोई भी समस्या है टीचर से कहिए, वो आपके मां से भी ज्यादा आपको प्यार करती है। मम्मी तो घर में एक बच्चा पालती है, टीचर एक क्लास में 50 से 60 बच्चों को मां की तरह पालती है। उनकी जगह पे एक दिन खड़े होकर देखो ना। पढ़ाई करनी है, टीचर की बात को समझना है, नहीं समझ में आता अगले दिन आके पूछो, 10 बार पूछो। शैतानी सब बच्चे करते हैं, हम भी करते हैं। उसके लिए आपका गेम का पीरियड है, खूब जाओ ग्राउंड में खेलो, खूब शैतानी करो, खूब जमीन पे लेटो। स्कूल बस में डिसिप्लिन से आओ, स्कूल के बाहर डिसिप्लिन, मतलब लोगों को लगना चाहिए यार ये कुछ अलग है, यार ये बंदा अलग है। भाई आपने आईएएस को देखा है कभी? जब आईएएस की एंट्री होती है तो उनका चाल ढाल सब अलग होता है कि नहीं? ऐसा क्यों? उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया है डिसिप्लिन से, अनुशासन से। अच्छे से पढ़ना है, अच्छा इंसान बनना है और इन्वायरमेंट का हमेशा ध्यान रखना है। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जो हमें हवा देता है, पानी देता है, भोजन देता है। ठीक है, बाकी बातें फिर कभी करेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकता है। आप लोग बहुत छोटे हैं, आई होप थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। कोई किसी का क्वेश्चन है? चलो जोर से मेरे साथ 3 बार जय हिंद बोलेंगे, ठीक है? जय हिंद। मजा नहीं आया यार, ऐसे जय हिंद बोलोगे, ऐसे तो पाकिस्तान वाले डरेंगे भी नहीं हमसे फिर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड, शाबाश। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।